नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और आज वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है और हम लेकर आए हैं आपके लिए आत्मनिर्भर भारत की सर्वांगीण विकास की कुछ अहम तस्वीरें, और जहां हम बात करेंगे देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात आंचल। नया सवेरा के सभी दर्शकों को सुप्रभात। यानी 1 घंटा में पावर पैक शुरू रहने वाला है, जहां राजनीति, खेल, अंतर्राष्ट्रीय जगत, सभी क्षेत्रों को कहीं ना कहीं अपडेट आपको करेंगे इस पूरे 1 घंटे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। चलिए नजर डाल लेते हैं नया सवेरा में इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। संसद से पारित हुआ एंटी पेपर लीक बिल, राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही बन जाएगा कानून। प्रधानमंत्री ने युवाओं को दिया सुरक्षित भविष्य का भरोसा और परीक्षा माफियाओं को चेतावनी। राष्ट्रगीत के अपमान रोकने वाला बिल भी संसद में पारित। आज उच्च सदन में होगी एमएसएमई बिल पर चर्चा। लोकसभा में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने वाले बिल पर होगा विचार। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, तो वहीं शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी की ओर से प्रोफेसर कामकोटी के खिलाफ टिप्पणी पर जताई आपत्ति। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट, करीब 32 खनिकों की मौत, अंदर फंसे 10 अन्य का रेस्क्यू जारी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में कल भारत ने जीते 2 और पदक। वेटलिफ्टर लवप्रीत ने सिल्वर और सीमा कालीरमन ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक पर किया कब्जा। और एक एक खबरों को विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहली जो खबर है वो संसद के मानसून सत्र से जुड़ी है। देश में पेपर लीक के खिलाफ निर्णायक प्रहार की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एक कदम और बाकी है। जी हाँ, संसद के दोनों सदन में एंटी पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। जैसे ही राष्ट्रपति इस बिल पर अपना हस्ताक्षर करेंगी, देश में पेपर माफियाओं पर कठोर से कठोर कानून का डंडा चलने लगेगा। कल रात राज्यसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्ति जो हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रावधान है। मामले के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले को छानबीन के साथ साथ पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। तो देश के लिए ये ऐतिहासिक पल, जब परीक्षा माफियाओं की अब खैर नहीं, क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया जा चुका है। 2024 के कानून में ये संशोधन करके 2026 का ये जो प्रस्तावित कानून था, उन दोनों बिलों को उन दोनों सदनों से इस बिल को पारित करा लिया जा चुका है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानूनी रूप ले लेगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पक्ष विपक्ष के बीच तीखे बाण भी चले। दोनों ही सदनों की बात करें, लोकसभा में 2 दिन तक चर्चा इस पर हुई और राज्यसभा में भी एक लंबी चर्चा हुई। यानी एंटी पेपर लीक पर एक अहम चर्चा के बाद दोनों सदनों से ये पारित करा लिया जा चुका है। इस बिल के संसद से पारित होने के बाद प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। उसमें उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि इस बिल के पास होने के साथ ही विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा हुआ। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि काम यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे भी परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे। साथ ही पीएम ने युवाओं से विकसित भारत के सपने को पूरा करने के साथ देने की अपील की। साथियों,
विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से पेश विधेयक पर सभापति ने राज्यसभा में चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। चर्चा पूरी होने के बाद जब जवाब का दौर आया तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। It's unfortunate that many of the honorable members who were most vociferous in raising objections have chosen to walk out when their issues or their points were to be responded. This is an issue which has stake with every parent of this country, every family of this country, rather every citizen, because these young children are our huge investment for what Prime Minister Modi describes as Viksit Bharat of 2047. There were some data mentioned which did not exist. Like, for example, it was said today also that 152 paper leaks, and yesterday it was said affecting 765 crore children. Now, I don't know where the source is. Unfortunately, today this number was also cited by the leader of opposition. So they have not been able to authenticate where they got from 152 leaks. बेहद महत्वपूर्ण एंटी पेपर लीक बिल पारित होने के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। महासचिव तरुण चुग ने इस बिल को छात्रों के भविष्य की सुरक्षा वाला कदम बताया, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल आरजेडी ने कहा कि ये बिल छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी मेहनत को कोई माफिया छीन के न ले जाए, आज इसके अंदर टास्क फोर्स, कठोर सजाएं, बढ़े हुए फाइन और निश्चित समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के छात्रों को सुरक्षा कवच दिया है। जो बिल पास हुआ है इसको ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया है। अब 5 महीने के अंदर ट्रायल होकर के सजा हो जाएगी। सजा का ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया, फाइन भी बढ़ा दिया गया। एक पार्ट तो ये हो गया।
जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष जब से छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उसमें भी वो अपना राजनीति, उनको लगा कि उनका जो फेल्ड राजनीति है, जो राजनीति उनका खत्म हो गया है जनता के बीच में, शायद इसी छात्रों के भावना और इमोशन में शायद मेरा कोई रास्ता इसमें से हमारा राजनीति का निकल जाए। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 3 पन्नों का पत्र सौंपते हुए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की शिकायत दर्ज करवाई है। अनुराग सिंह ठाकुर का आरोप है कि पेपर लीक रोकने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना किसी ठोस प्रमाण के गंभीर, असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन और सदन की गरिमा के विरोध बताया। भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है, ताकि समिति पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सके। अनुराग ठाकुर ने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी को सदन या फिर गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसी भाषा और निराधार आरोप संसद की कार्यवाही की मर्यादा के अनुरूप है ही नहीं। राहुल गांधी जी की आदत बन गई, पहले झूठ बोलकर कोर्ट में माफी मांगते थे, अब लोकसभा के सदन का दुरुपयोग किया गया झूठ बोलने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, गृह मंत्री जी पर झूठे आरोप लगाने के लिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री जी से भी, और देश की जनता को भ्रम फैलाने का काम बंद करना चाहिए। कोई गोली नहीं चली। और मैं एक बात कहूं, जिस पार्टी ने 60 साल सत्ता में रहे, उनको यही नहीं पता कि ऐसे समय पर पावर्स किसके पास होती हैं। ये कैसे 60 साल सत्ता में रहे होंगे, क्या काम किया होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि वे विपक्ष के नेता को डरा नहीं सकते, उनकी बातों में कुछ भी असंसदीय नहीं है। They cannot frighten the LOP. He has said what he has said. There's nothing unparliamentary in what he has said. And he was only trying to raise the larger issue of our education system. तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी भी लोकसभा में अपने दिए गए एक बयान को लेकर अब विवादों में आ गई हैं। देश भर के 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों के साथ साथ शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखा। इसमें प्रोफेसर वी कामकोटी के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है। पत्र में ये कहा गया है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय तथ्यों और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रोफेसर वी कामकोटी का अकादमिक करियर और एजुकेशन में लंबा योगदान रहा है। उनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। चिट्ठी में ये भी लिखा है कि हमें आपके उस बयान पर निराशा है जिसमें आपने IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी को गोमूत्र विशेषज्ञ कहा। चाहे टिप्पणी व्यंग के रूप में की गई हो या राजनीतिक बयानबाजी के तहत, इससे कहीं व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 28 जुलाई को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा में शामिल हुई। वायनाड से सांसद प्रियंका ने अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। नई कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी बनी नई कमेटी में तो एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या पता। आपको बता दें कि 28 जुलाई को प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा के दौरान ये विवादित बयान दिया था। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहा था प्रियंका गांधी ने, जिस पर हंगामा मचा। इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी।
तो प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद जो 215 शिक्षाविदों और पूर्व कुलपतियों ने जो चिट्ठी लिखी है, आइए आपको उसके मुख्य बिंदु बता देते हैं कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। गोमूत्र एक्सपर्ट कहने पर इन शिक्षाविदों ने आपत्ति जताई है। विद्वान को लेबल देकर ये आपत्ति इन्होंने जताई है। ये प्रोफेसर वी कामाकोटी पर जो प्रियंका गांधी ने ये टिप्पणी दी, उसके बाद ये खुला पत्र प्रियंका गांधी को लिखा गया है। विचारों पर बहस से बचने पर आपत्ति का भी जिक्र इसमें किया गया है। व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर आपत्ति ये खुले पत्र में साफ तौर पर दिख रहा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कमजोर करने पर चिंता जताई गई है। तो शैक्षणिक गरिमा प्रभावित होने पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही साथ शिक्षाविदों का मानना है कि इससे वैज्ञानिक संवाद बाधित होगा, यानी कि एक वैज्ञानिक सोच है उस पर गतिरोध होगा। सार्वजनिक विमर्श का स्तर गिरने पर चिंता, क्या पब्लिक डोमेन में किस तरह से विचार विमर्श करते हैं। राजनीतिक उपहास का विषय बनाया गया कि जिस तरह से ये टिप्पणी की गई प्रोफेसर कामकोटी पर, निष्पक्ष विचार विमर्श से भटकाव और साथ ही साथ जो शोध समुदाय है यानी कि जो रिसर्चर्स हैं उनमें एक गलत संदेश जाएगा। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, सवाल ये कि लोकतंत्र के मंदिर को अपनी जिस शैली के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने जिन शब्दों का उपयोग किया वो ठेस पहुंचाता है कई भावनाओं को और लोकतंत्र के इस मंदिर के अस्तित्व को भी। ये सबसे पहले अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से पेपर लीक बिल पे बोलते हुए उन्होंने जिक्र किया, जो कामकोटी जी जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश के और मद्रास IIT के वो हेड है, और अगर उनकी डिग्रियों को आप देखेंगे इतनी ज़्यादा उनके पास डिग्री है, इतनी विद्वान, मतलब कंप्यूटर साइंस से लेकर के तमाम जो हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पर शोध होते हैं, इसके अलावा इतने पुरस्कारों की एक लंबी फहरिस्त है जो उनको मिला है। पद्मश्री के अलावा देश और विदेश में उन्हें पुरस्कृत किया गया उनके शोध और उनकी विद्वता को लेकर के, और जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया। और आपने देखा होगा अभी आपने जो आप उनका बाइट सुन रही थी संसद में जो बोल रही थी प्रियंका गांधी, तो एक महत्वपूर्ण विषय पर, सीरियस विषय पर, जिस पर सरकार गंभीरता से इस बिल को पास दोनों शब्दों से कराया, लेकिन उस बिल पर चर्चा के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने जिक्र किया कि कामकोटी जी जो है वो गोमूत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने उनके योगदान को नहीं देखा। उनकी शिक्षा जगत में जो उनका योगदान है उसको दरकिनार करते हुए एक तरह से पूरे सोच समाज को, पूरे वैज्ञानिक समाज को, और एक वैज्ञानिक सोच जो उनकी है मनुष्य में होती है उसको उन्होंने खिल्ली उड़ाई। तो ये इसको लेकर के आपने कहा कि 120 से 200 से करीब जो विद्वान हैं, जो रिसर्चर हैं, जो शोधार्थी हैं, जो वाइस चांसलर है विश्वविद्यालय के, उन्होंने चिट्ठी लिखा है प्रियंका गांधी को और अपना विरोध जताया है। तो देखना है कि आगे जो आने वाले दिन हैं उसमें ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है। साइंस जगत में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, शिक्षा जगत में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। तो अपने आप में ये आप कहें शर्मनाक बयान है, और वो भी संसद के अंदर, यानी जो रिकॉर्ड, हालांकि रिकॉर्ड में से इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बयान बहुत निंदनीय है, ये विद्वानों का कहना है। कुमार, अब एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन हमने देखा जब चर्चा इस पर हुई तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इस बिल पर कम लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी कहीं ना कहीं ज्यादा की गई। अब राहुल गांधी भी मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर ने विशेषाधिकार नोटिस हनन का नोटिस जो है वो स्पीकर ओम बिरला को दिया है कि एक समिति को इस पर जिक्र करने के लिए दिया जाए। तो कैसे अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए, अगर आप सदन में हैं, अब बाहर में आप क्या बोलते हैं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सदन में आप बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड में जाता है। तो उन्होंने जिस तरीके से गृह मंत्री पर आरोप लगाया, अगर आप सदन के सदस्य हैं और किसी मंत्री पे, कैबिनेट मंत्री पे या किसी आम सदस्य पर भी जब आप आरोप लगाते हैं तो इसके पहले आपको एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ता है लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा की जो सभापति है उनको एविडेंस देना पड़ता है कि हाँ इन्होंने ऐसे किया और इसका ये प्रमाण मेरे पास है। उसके बाद स्पीकर मौका देते हैं, यानी कि जिन पे आरोप लगाया जाता है उसको स्पीकर मौका देते हैं कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आपने ये बोला है। उसके बाद आप सदन में उसको बोल सकते हैं स्पीकर के रेक्टिफाई करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाया और जिस तरीके से उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, इडियट्स से लेकर के आपको बताने की जरूरत नहीं है जो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था अपने भाषण के दौरान, तो इसको लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस अनुराग ठाकुर ने दिया है।
है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो स्पीकर इस विषय को लेकर के सदन में चर्चा करवा सकते हैं, या इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस को संसद की विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। तो उससे अगर विशेषाधिकार समिति क्या फैसला लेती है, राहुल गांधी को माफी भी मांगना पड़ सकता है। और हालांकि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उनको अविलंब माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री से और सदन से माफी मांगनी चाहिए। तो देखना होगा कि विशेषाधिकार समिति की जो सौंपा जाएगा इस नोटिस को, उस पर वो समिति क्या निर्णय लेती है। चलिए, आप खुमार नज़र बनाए रखिएगा और हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संसद में मॉनसून सत्र जो है वो जारी है और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो आज सरकार की ओर से एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर चर्चा करवाई जाएगी। अब इसके ज़रिए होना ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग का जो बिज़नेस का जो कॉन्सेप्ट है उसे और लचीला बनाया जा रहा है। आखिर क्या बदलाव की तैयारी है, आइए आपको बताते हैं कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए। तो अगर ग्राफिक्स के जरिए आप देखें तो एमएसएमई विकास कानून बड़े बदलाव की तैयारी यहाँ हो रही है, क्योंकि एमएसएमई की नई परिभाषा इस कानून से तय होगी। निवेश और टर्नओवर दोनों होंगे आधार इसमें। और साथ ही आज राज्यसभा में इस अहम बिल पर चर्चा हो रही है और नया कानूनी ढांचा अब एमएसएमई को मिलने जा रहा है। इस नए विधेयक के द्वारा एमएसएमई वर्गीकरण की व्यवस्था भी इससे बदलेगी, क्योंकि कई इसमें छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं जिनको इस तरीके का एक सपोर्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये विधेयक जो है इसमें बहुत कारगर साबित होगा। साथ ही बकाया राशि की वसूली आसान होगी। इसके अलावा भी कई और प्रावधान इस विधेयक में दिए गए हैं, जिसमें केंद्रीय पीएसयू के लिए ट्रेड्स अनिवार्य होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने एक छोटा कारोबार लगाया और आपने कुछ पैसा अगर उधारी पर दिया है तो आपको बकाया कैसे मिलेगा। उस बकाये को वापस लेने में जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उन्हें दिक्कतें सामने आती है। तो ये आमूलचूल परिवर्तन जो अब इसके ज़रिए किया जाएगा, उससे जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और एमएसएमई का उसमें बहुत बड़ा रोल है, आप समझिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद अगर हम परोक्ष रूप से रोजगार देने की बात करते हैं तो एमएसएमई का बड़ा योगदान है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए एमएसएमई धुरी के तौर पर काम करता है। तो ये एमएसएमई विकास का कानून जब बड़े बदलाव के साथ आएगा तो आमूलचूल परिवर्तन होंगे पूरे एमएसएमई क्षेत्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा के अगर विधायी कामकाज की आज बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से विपक्ष लगातार गतिरोध कर रहा है, ऐसे में विधेयकों को पेश और पारित करने में देरी हो रही है, उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है। और इस विधेयक की बात करें तो जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले प्रावधान इस बिल में है। 1956 के कानून में संशोधन के जरिए जो बदलेगा उसमें लंबित मामलों का बोझ घटाने की तैयारी इस बिल के साथ करी जा रही है। अब इससे होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जज बढ़ जाएंगे। जजों की संख्या जो है 34 से 37 होगी, क्योंकि सीजीआई के समेत कुल 38 जज हो जाएंगे। और अब तक के कानून में सीजीआई के अलावा 33 जज केस के निपटारे के लिए होंगे, अधिक बेंचें होंगी और जस्टिस डिलीवरेंस यानी कि टाइम फ्रेम कम होगा, क्योंकि वो कहा जाता है कि जस्टिस इफ इट इज लेट देन इट इज डिनाइड। तो जितनी जल्दी आपको न्याय मिलेगा उस पूरी न्याय वितरण की गति में सुधार आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक के जरिए जजों की संख्या बढ़ाने वाला ये बिल है और लोकसभा में आज इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 11 बजे दोनों ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसके बाद लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से बढ़ने वाला ये बिल चर्चा के लिए रखा जाएगा। कई इसमें बदलाव किए गए हैं। तो आज लोकसभा में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होनी है। विधेयक के माध्यम से जन्म और माफ कीजिएगा, बिल्कुल, विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक के माध्यम से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव होंगे। इसमें प्रस्ताव है कि 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी पड़नी अब हो सकती है भारी, क्योंकि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब देंगे इसमें अनुमति। और साथ ही बता दें इसके और प्रावधानों के बारे में, तो अभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मिलती है मंजूरी। इसके साथ साथ अगर बात करें कि जो दस्तावेज हैं वो भी लगाने इसमें जरूरी है। 1 से 2 साल की देरी पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी
और रजिस्ट्रेशन से पहले दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है। इसके साथ अगर बात करें जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देरी से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क भी अब लगेगा। पहले ये नहीं लगता था, लेकिन अगर आप देरी से आवेदन किया तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। इस पर एक फी लगेगी। समय पर रजिस्ट्रेशन को मिलेगा बढ़ावा और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने की यहाँ तैयारी की जा रही है। यानी अगर रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से किया है, फेक तरीके से कोई दस्तावेज बनाए गए हैं तो वो भी कानूनी दायरे में आएंगे। वक्त ब्रेक का आप देखते रेडियो न्यूज पर हमारा खास शो नया सवेरा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के दौरे से भारत न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंध नए चरण में पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक लेख लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती दी है। 20 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहली यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को फुल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया। दोनों देशों ने रोड मैप टू 2030 पर सहमति जताई, जिसके तहत रक्षा, व्यापार, विज्ञान, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर रहेगा। इस दौरान 10 समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि NZIIA एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक मामलों और न्यूजीलैंड की विदेश नीति पर चर्चा को बढ़ावा देता है। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों की बात करें तो इनके आर्थिक रिश्तों को यहाँ नई रफ्तार मिली है। न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के लेख के मुताबिक दोनों देशों ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर के व्यापार लक्ष्य के साथ निवेश, कृषि, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार को देखते हुए न्यूजीलैंड के लिए आर्थिक साझेदारी के नए अवसर खुल रहे हैं। लेख में और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट से नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, अवैध मछली पकड़ने पर रोक, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। और अब बात डोगरी साहित्य की, जिसके क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले ठाकुर खजूर सिंह इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। दरअसल जम्मू के कठुआ के रहने वाले खजूर सिंह को डोगरी भाषा में विशेष योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मिले इस निमंत्रण के लिए खजूर सिंह ने राष्ट्रपति और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। खजूर सिंह ने कहा कि इस आमंत्रण के मिलने से पूरा कठुआ जिला गौरवान्वित हुआ है।
खुशी की बात ये है कि ये एक छोटे से कस्बे की बात है। मैं जहाँ रहता हूँ तो एक कठुआ में मैं शायद पहला ही व्यक्ति हूँ कि जिसको ये मान सम्मान या ऑनर जो है वो मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए ही गर्व की बात नहीं है, ये पूरे डुग्गर प्रदेश को, डोगरी बोलने वालों को, डोगरी भाषा के प्रेमियों को, जितने भी साहित्यकार लोग हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उन सभी को ये गर्व हो रहा है। बात मौसम की करते हैं। पश्चिम मध्य छत्तीसगढ़, विदर्भ और दक्षिण पूर्व में अगर देखें तो कई राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और अगले 24 से 48 घंटों में कई क्षेत्रों के लिए ये बेहद अहम समय सीमा मानी जा रही है। मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी तेज बारिश की संभावना है। गुजरात पुलिस, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना तैयार है। वहीं सूरत में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। शहर में 150 होर्डिंग हटाए गए हैं और खतरनाक पेड़ों को सुरक्षित किया गया है। निचले इलाकों में शेल्टर होम तैयार किए गए हैं, जहां भोजन, पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों, नालों, जर्जर इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर की बात करें तो सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने लोगों से बिना जरूरत घर से ना निकलने की अपील की है। आईटी कंपनियों से संभव होने पर ही कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी गई। कंपनियों से कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी देने की अपील भी की गई है ताकि ट्रैफिक दबाव कम हो, आपात सेवाएं सुचारू रूप से चल पाएं। तो मॉनसून का वार, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गुजरात और हैदराबाद में ये विशेष अलर्ट जारी किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को यूक्रेन के अपने समकक्ष आंद्राई सिभा से कहा कि काला सागर में किसी भी पक्ष की ओर से वाणिज्यिक जहाज और भारतीय नाविकों पर हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं और भारत इनकी कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि इस बातचीत के दौरान उन्हें यूक्रेन संघर्ष और शांति वार्ता से जुड़ी हालिया घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति का समर्थन किया है। यह बातचीत भारत द्वारा यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब कर काला सागर क्षेत्र में एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराने के कुछ दिनों बाद हुई। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच भविष्य में संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच मौजूदा हालात और सरकार की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और फर्टिलाइजर्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट सचिव ने बताया कि एलपीजी की खरीद के स्रोतों में पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त है। साथ ही ये भी बताया कि पर्याप्त कच्चे तेल की उपलब्धता के चलते केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरीज जो है वो 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन निर्बाध जारी है। सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन विस्तार के साथ साथ नेशनल गैस ग्रिड, एलएनजी आयात और रीगैसिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। बैठक में आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की जरूरत की समीक्षा की गई और वैकल्पिक स्रोतों में उर्वरक उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर काम कर रहे नाविकों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर जानकारी, आपात सहायता और काउंसलिंग उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष के प्रभाव से भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए सौर ऊर्जा समेत गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों पर जोर देने की भी बात कही।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद प्रेस रिपोर्ट का रुख करेंगे। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और हमारे हाथों में समाचार पत्र देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स का। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास है आपके लिए। तो पहली खबर क्या है भावना? बिल्कुल, पहली खबर आ रही है और बहुत गौरवान्वित करने वाली ये खबर है, क्योंकि नौकायन पोत त्रिवेणी से समुद्र परिक्रमा कर लौटी महिला अधिकारियों को कल रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया है और एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कठिन सैन्य अभियानों को अंजाम दे सकती हैं। आपको बता दें कि ISAV त्रिवेणी के जरिए सफलतापूर्वक समुद्री परिक्रमा कर वापस लौटी 3 सशस्त्र सेनाओं की पहली पूर्ण महिला अधिकारियों की टीम से मुलाकात कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और इसमें 9 महिलाएं शामिल थी और इसकी शुरुआत पिछले साल 11 सितंबर 2025 को मुंबई से हुई थी। इसका समापन 22 जुलाई 2026 को स्वदेश वापसी के साथ हुआ है और यहाँ रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही कि देश की हर बेटी दुनिया फतह करेगी और एकजुटता से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और जो ये इन्होंने करके दिखाया है उससे दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है और पूरे किए हैं इन्होंने वैश्विक मानदंड। और दूसरी खबर जो आपको बता रहे हैं वो विश्व धरोहर की सूची से जुड़ी हुई है कि किस तरह से विश्व धरोहर सूची यानी यूनेस्को की सूची में अब सारनाथ समेत करीबन ऐसे 25 नए स्थल जो है वो शामिल किए गए। अब इसका फैसला कि जो 25 स्थल हैं ये शामिल किए जाने थे यूनेस्को की सूची में, ये फैसला दक्षिण कोरिया के बुसान में 19 से 29 जुलाई तक आयोजित जो 48वां सत्र था उसमें लिया गया। और अब जब सूची में शामिल आप इन तमाम 25 धरोहरों को देखेंगे तो विरासत के कुछ अंश जो हैं वो आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ इन स्थलों की संख्या 1273 हो गई है। यूनेस्को से जब भी किसी को वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है, किसी भी देश के अगर हम बात करें तो उसके लिए ये गौरव की खबर होती है कैसे कि उसकी देश की किसी विरासत को अब वैश्विक लेवल पर पहचान जो है वो मिल रही है और उसकी सुरक्षा और संरक्षण यूनेस्को द्वारा किया जाएगा। और जो अगली खबर है वो हरियाणा पुलिस की शगुन योजना से जुड़ी हुई है और ये शगुन योजना है पुलिस परिवारों को सहारा देना। आपको बता दें कि बेटी के विवाह पर पुलिस कर्मचारियों को 2.5 लाख की आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है और विवाह संबंधी आर्थिक बोझ को कम करने का ये जो लक्ष्य है, ये जो उद्देश्य है वो इस योजना के जरिए रखा गया है। हरियाणा पुलिस अपने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में इस योजना की शुरुआत हुई है। और एक ऐसी ही नई शुरुआत होने जा रही है। अगर हम बात करें दिल्ली से तो दिल्ली की जो ज़मीन और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल बनाया जाएगा क्योंकि अब दिल्ली सरकार दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाने की तैयारी कर रही है। अब इससे होना ये है कि जो पूरी नई व्यवस्था है, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होते हैं, क्योंकि उसमें अगर अनियमितताएं हैं और वो सिस्टम जो है वो अकाउंटेबल या ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि ये डिजिटल आधार पर तैयार होगा तो इसीलिए ये मुश्किलें कम आएंगी और संपत्तियों का जो रिकॉर्ड है वो पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित किया जाएगा, फाइलों में नहीं होगा और ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग के जरिए इन रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाएगा। तो आज प्रेस रिपोर्ट्स की इस दुनिया से फिलहाल इतना ही है और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयला खदान में हुए विस्फोट में करीब 32 खनिकों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य खदान के अंदर फंसे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह विस्फोट मीथेन गैस के इकट्ठा होने के कारण हुआ। राहत और बचाव दल ने अब तक 32 शव बरामद किए हैं और फंसे हुए खनिकों की तलाश जारी है। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। बचाव अभियान जमीन से लगभग 4000 फीट की भारी गहराई में चलाया जा रहा है। जमीन के काफी अंदर होने की वजह से और जहरीली गैसों के खतरे के कारण राहत कार्य में जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। बलूचिस्तान के खान और खनिज मंत्री शोएब नौशेरवानी ने कहा कि बचाव दल अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उनका आश्वासन ये है कि प्रांतीय सरकार बचाव अभियान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और हूती हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का उद्देश्य बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस पहल को अब तक 14 देशों का समर्थन मिला। इनमें बहरीन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, जॉर्डन, कुवैत, जिबूती, यमन सहित अन्य देश शामिल हैं। सऊदी अरब ने इस गठबंधन में शामिल होने के लिए 51 देशों और संगठनों को आमंत्रित किया था। इस संबंध में रियाद में हुई बैठक में 43 देशों के प्रतिनिधि, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हूती समूह ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया है। सऊदी अरब का कहना है कि यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने दावा किया कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निरस्त्रीकरण को लेकर समझौते पर सहमति बनाई। ट्रंप ने इसे गाजा युद्ध समाप्त करने की दिशा में बताया अहम कदम। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले का दावा किया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके केशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हवाई हमले का जवाब है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी। जापान के कुमामोतो प्रांत के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हुई। आपदा में राहत बचाव कार्य लगातार जारी। प्रशासन ने प्रभावितों के लिए 406 राहत शिविर किए स्थापित। चिली में खराब मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लॉस रियोस इलाके में भारी बारिश से बाढ़ से हालात बने हुए हैं, जहां लोगों को कयाक के सहारे सामान बचाना पड़ रहा है। वहीं अटाकामा में भारी बर्फबारी से प्रभावित किसानों तक राहत और पशुओं के लिए चारा पहुंचाने का अभियान जारी है। क्यूबा ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने कहा कि बदलाव क्यूबा का संप्रभु फैसला है, अमेरिका के दबाव में नहीं। वक्त चला है हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र का, जहां पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम टिप्स और ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। तो आइए, अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की बात सोच रहे हैं, यानी कि स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक टिप्स आइए हम आपको बताते हैं। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर समस्या को पहचानना होगा और साथ ही साथ सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना होगा। और इसमें मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद आप कंपनी को रजिस्टर कर पाएंगे। फंडिंग यानी कि कैपिटल का जो है वो आपको उसके लिए इंतज़ाम करने होंगे और अपनी टारगेट जो कंज्यूमर है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनके ज़रिए आप स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सोच सकते हैं। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक में। तो राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जब भारत ड्रोन एंड रोबोटिक्स मंथन 3.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन तकनीक, स्वदेशी विनिर्माण, स्किलिंग और रक्षा से लेकर कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग पर मंथन हुआ है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सम्मेलन में लगी अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोटिक्स प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न स्वदेशी तकनीकों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन तकनीक की बढ़ती भूमिका पर भी अपने विचार रखे।
the government agency, whether it is the industry, whether it is the user, R&D organization, everybody is coming together to find solutions to this technology, how we remain abreast, rather ahead, not just abreast. We have to remain ahead of others. So I'm very happy and wish them all the success. और अब वक्त हो गया है एक दिन एक उत्सव का। और अब बात नागालैंड के चांग समुदाय की, जिसका प्रमुख पारंपरिक पर्व नाग कन्यूलम पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये 3 दिन तक चलने वाला उत्सव अंधकार पर प्रकाश के विजय के तौर पर देखा जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नागालैंड के लोंगलेंग जिले के चांग समुदाय का प्रमुख पारंपरिक उत्सव नाकन्यूलम हर वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। चांग भाषा में नाकन्यू का अर्थ अंधकार की जननी और लुम का अर्थ उत्सव है। जनश्रुति के अनुसार कभी पूरी दुनिया 3 दिन और 3 रात तक घोर अंधकार में डूब गई थी। इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय की स्मृति में इस उत्सव की शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, सामुदायिक भोज और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाते हैं। दूसरे दिन महिलाएं अपने परिजनों को चावल से बने व्यंजन और पारंपरिक पेय अर्पित करती हैं, जबकि युवा पारंपरिक खेलों में हिस्सा लेते हैं। इस दौरान देवताओं से शांति, समृद्धि और समुदाय की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। उत्सव के तीसरे दिन सुबह पारंपरिक नगाड़े बजाकर अंधकार से प्रकाश की ओर और जीवन की यात्रा का प्रतीकात्मक संदेश दिया जाता है। इसके बाद शुभ संकेतों से जुड़े पारंपरिक रीति रिवाज निभाए जाते हैं। नाकन्यूलम के दौरान कई सामाजिक और धार्मिक नियमों का पालन भी किया जाता है, जो चांग समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं। नाकन्यूलम केवल एक पर्व नहीं, बल्कि चांग समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। ये उत्सव परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ नई पीढ़ी को अपनी जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज है फ्राइडे। आइए फ्राइडे स्पेशल में क्या है खास, चलिए जानते हैं हमारे खास सेगमेंट जो कि है फिल्मों से जुड़ा हुआ। तो राजस्थान के रेगिस्तान से निकली एक ऐसी कहानी जो इंसान और एक ऊंट के रिश्ते के बहाने समाज के सबसे कड़वे सच से करवाएगी आपको रूबरू। ओमेलो साथ ही एक मर्डर मिस्ट्री जो भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों को पहली बार एक साथ लेकर आई है। कंटेंट का ये धमाका आप देख सकते हैं सिर्फ OTT वेव्स पर। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान के एक ग्रामीण और रेगिस्तानी पृष्ठभूमि पर आधारित 7 साल के मासूम बच्चे की और एक ऊंट के बीच के भावनात्मक रिश्ते की कहानी है ओमलो। साल 2026 में रिलीज हुई बहुचर्चित राजस्थानी सोशल ड्रामा फिल्म सोनू रणदीप चौधरी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली और इसका प्रदर्शन कान फिल्म मार्केट 2025 में भी किया गया। इस फिल्म में मुख्य रूप से पीढ़ीगत आघात यानी कि जनरेशनल ट्रॉमा और घरेलू हिंसा के चक्र को दर्शाया गया है, जहां ओमलो का पिता अपने ही दादा की तरह हिंसक और शराबी रवैया अपनाता है। कैसे एक परिवार में महिलाओं और बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इस फिल्म में ओमलो के किरदार में नजर आए शंभू महाजन ने अपने भावनात्मक अभिनय के लिए दुनिया भर में ख्याति पाई। अब इस फिल्म को आप देख सकते हैं आपके अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। And the eternal truth is कि हम सब
साथ ही OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप देख सकते हैं बहुप्रतीक्षित महिला प्रधान मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज मारगांव फाइल्स द अनसॉल्व्ड केस। कपिल कौस्तुभू शर्मा निर्देशित इस वेब सीरीज में नजर आ रही हैं जीनत अमान, किट्टू गिडवानी, पल्लवी जोशी, शिल्पा शिंदे, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, तैनाज ईरानी सहित दिग्गज अभिनेत्रियां। तो मेरे मरने के 3 साल बाद उनका शेयर मिलेगा। इन फायर ब्रांड अभिनेत्रियों के अभिनय से सजी ये कहानी गोवा में रिचर्ड वाइट की संदिग्ध मौत और डिटेक्टिव रोज ब्रिगेंजा द्वारा उसकी जांच के इर्द गिर्द घूमती है। In fact, it was a very cleverly planned murder. वेब सीरीज में मुख्य रूप से भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की 8 दिग्गज अभिनेत्रियां पहली बार एक साथ स्क्रीन साझा कर रही हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट पॉइजन है जो बॉडी में, और यही वजह है कि ये वेब सीरीज इस वक्त काफी सराहना बटोर रही है। जया सिन्हा, DD न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हुए राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात ग्लासगो की, जहां कल वेट लिफ्टिंग में 28 साल के लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। लवप्रीत ने पुरुषों के 110 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीतने में सफलता पाई। 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक विजेता लवप्रीत ने इस बार अपने पदक का रंग बदलते हुए कुल 388 किलोग्राम का भार उठाकर भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। स्नैच में उन्होंने अपने तीनों प्रयासों में 168 किलोग्राम, 173 किलोग्राम और शानदार 176 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। स्नैच के तीसरे प्रयास में 176 किलोग्राम का भार उठाकर उन्होंने नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क दौर में लवप्रीत ने अपने पहले 2 प्रयासों में 205 किलोग्राम और 212 किलोग्राम का वजन आसानी से उठाकर कुल 388 किलोग्राम का स्कोर बनाया और भारत के लिए पदक पक्का कर दिया। वेट लिफ्टिंग में यह भारत का कुल 8वां पदक रहा। और वहीं भारतीय खिलाड़ी सीमा कालीरमन ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। उनके इस शानदार प्रदर्शन से एथलेटिक्स में भारत के पदकों की संख्या 4 हुई है। 27 साल की सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.66 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी दर्ज की। ये उनके 59.73 मीटर के पर्सनल बेस्ट से थोड़ा ही कम था। उन्होंने अपने ही देश की निधि रानी की कड़ी चुनौती को पीछे छोड़ा, जो 57.10 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रही। सीमा के 6 प्रयासों में केवल 2 ही प्रयास सफल रहे। दूसरी कोशिश में उन्होंने 57.32 मीटर का थ्रो किया था। तो कॉमनवेल्थ गेमों का आज 9वां दिन और आज के दिन के बारे में और जानकारी दे रहे हैं ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह। जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन भारत के लिए अब तक का सबसे अहम दिन साबित हो सकता है। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, ट्रैक साइकिलिंग, जूडो, इन खेलों में भारत के पास कई पदक जीतने के मौके होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें जो होंगी वो होंगी ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पे, जो पुरुषों की जो जैवलिन थ्रो स्पर्धा है उसके फाइनल में उतरेंगे। और भारत के दिन की शुरुआत तेजस्विन शंकर के डेकाथलन मुकाबले से होगी। वह 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट में हिस्सा लेंगे और इसके बाद देर रात वो जैवलिन थ्रो और 1500 मीटर के साथ अपना डेकाथलन का अभियान पूरा करेंगे और उनसे भी भारत को पदक की उम्मीद है। और दिन का सबसे बड़ा मुकाबला आधी रात को होगा, जब नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में रोहित यादव और यशवीर सिंह के साथ चुनौती पेश करेंगे। और इसके अलावा 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में यशस और संतोष कुमार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि अनिमेश कुजूर पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में जो फाइनल रेस है उसमें उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि भारत को एक और पदक यहाँ पर दिलाया जाए। तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत से लगातार पदकों की उम्मीद की जा रही है और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हुए नया सवेरा में बात कर लेते हैं, आपके शहर के मौसम का हाल जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर।
और जाने से पहले जिस तरह से हमारी हमेशा से रवायत रही है, आपको छोड़े जाते हैं कोलंबिया के मेडलिन शहर, जहां फ्लावर कार्पेट में 2,20,000 से ज़्यादा फूल और 27,000 से ज़्यादा जो पौधे हैं उनसे एक अनोखा आर्ट तैयार किया गया। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद। इसी के साथ मुझे, आंचल और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।